आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस से 8 कोरोना मरीजों की एक आंख की रोशनी गई, 200 का चल रहा है इलाज। कोरोना के इलाज में डीआरडीओ की दवा 2DG के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी। कोरोना संकट में पीएम मोदी की यूरोपीय देशों से अपील, वैक्सीन पर छोड़े पेटेंट। बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, वीरभूम में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, एक की मौत कई घायल। पप्पू यादव पर अमनौर में एफआईआर, लगा लॉकडाउन नियम के उल्लंघन का आरोप। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सीएम केजरीवाल ने शुरू की तैयारी, दिल्ली में कुछ ऐसे हो रहा है इंतजाम। यरूशलम में नमाज के बाद हिंसा में 200 लोग घायल। सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के डाली फोटो, हुती विद्रोहियों ने किया अगवा, अब वर्जिनिटी टेस्ट कराएंगे। संभावना सेठ के पिता का निधन, कोरोना से जूझते हुए आया कार्डियक अटैक। और स्थगित आईपीएल 2021 का आयोजन सितंबर में इंग्लैंड में होना चाहिए, कहा केविन पीटरसन ने। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कोरोना संक्रमण से ठीक हुए कम से कम 8 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई है और ऐसे 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक फंगस गंभीर बीमारी है, लेकिन यह कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। यह बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। कोविड-19 के मरीजों के बीच म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की खबरों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह प्राकृतिक है और म्यूकोरमाइकोसिस व कोरोना के बीच कुछ खास संबंध नहीं है। उन्होंने कहा था कि म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके रक्त में शुगर का स्तर अधिक होता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से लड़ने के लिए एक और दवा को डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डी लेवल के साथ मिलकर कोरोना की एक ओरल दवा बनाई है। डीजीसीआई ने 2-डिकॉक्सी-डी-क्लोज नाम की इस दवा को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। दवा के क्लिनिकल नतीजों की माने तो यह दवा अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद करती है। इसके साथ ही इसमें मरीजों के ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करती है। नतीजों में ये बात सामने आई है कि इस दवा को लेने वाले मरीजों की रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट में निगेटिव आई है। ऐसे में महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही भारत के लोगों के लिए यह दवा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत ने अमेरिका के बाद यूरोपीय देशों से भी कोविड टीकों को बौद्धिक संपदा पेटेंट से छूट देने का आह्वान किया है। भारत का कहना है कि ईयू का रुख आने वाले दिनों में इस मसले पर स्पष्ट होगा। ईयू समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के इलाज और टीकों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक संपदा अधिकार छूट का समर्थन करने के लिए ईयू देशों से अनुरोध किया। EU+27 के विशिष्ट प्रारूप में हो रही बैठक में 27 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की वर्चुअल बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को लेकर सहमति भी बन गई है। इसका समय और अन्य पहलुओं पर चर्चा संबंधित पक्षों के वाणिज्य मंत्री मिलकर तय करेंगे। बैठक में कोविड सहयोग, परस्पर व्यापार बढ़ाने, पर्यावरण सुरक्षा, आतंकवाद के अलावा ज्वलंत क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद शुरू हुई हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शनिवार को वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि घटना दुबराजरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मुक्ति नगर गाँव में उस समय हुई जब भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं के एक समूह ने शुक्रवार रात गाँव वालों के घरों में घुसने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा पास में मौजूद तृणमूल कांग्रेस सदस्य उन्हें बचाने आए और भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 घायल हो गए।
सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसदीय मद से खरीदे गए एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के मामले में मचे बवाल के बाद अमनौर थाने में पप्पू यादव व उनके गार्ड पर एफआईआर दर्ज कराई है। सारण प्रशासन ने उनके खिलाफ मारपीट करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। अमनौर ने जयप्रभा सामुदायिक केंद्र के केयर टेक और गार्ड ने पप्पू यादव और उनके अंगरक्षक पर मारपीट कर कंधे पर लाठी से वार करने, तोड़फोड़ और हंगामा करने का आरोप लगाया है। केयर टेकर राजन का कहना है कि पप्पू यादव के कान में किसी ने कुछ कहा और उसके बाद वे गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगे, सीएम के आदमी होने का हवाला देने लगे। इधर जिला प्रशासन के आदेश पर अमनौर प्रशासन के अधिकारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में भी थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। पंचायतों को देने के लिए स्थानीय सांसद की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने करीब 2 करोड़ 80 लाख की लागत से एम्बुलेंस की खरीद की थी। प्रत्येक एम्बुलेंस पर करीब 7 लाख खर्च किए गए थे। लगभग 40 एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 3 महीने में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 18 से 45 साल के उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर 100 से बढ़ाकर 250 से 300 करने जा रहे हैं। अगर हमें 80 से 85 लाख वैक्सीन प्रति माह मिल जाए तो हम 3 महीने में सभी को वैक्सीन लगा सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन की बहुत कमी है। अभी तक हमें करीब 40 लाख वैक्सीन मिली है। दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में से 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग हैं और उनके वैक्सीनेशन के लिए अभी 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की जरूरत है। सीएम ने कहा है कि फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा से भी लोग आकर दिल्ली में वैक्सीन लगवा रहे हैं और उन्हें यहाँ की व्यवस्था पसंद आ रही है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान नमाजियों और इजरायली पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। हिंसा में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के घायल होने की जानकारी मिली है। इसमें से 83 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रमजान के महीने में यहां फिलिस्तीन और इजरायल पुलिस के बीच कई बार टकराव हो चुका है। हिंसा में 17 पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं। इस बार शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद में करीब 70,000 की भीड़ थी। नमाज के बाद अचानक हिंसा शुरू हो गई। अभी हिंसा शुरू होने का कारण पता नहीं चला है। फिलिस्तीनियों की रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार पुलिस ने भीड़ पर सीधे रबर बुलेट चलाया। इससे ज्यादातर नमाजियों के चेहरे और आंखों में चोट आई है। यमन में हूती विद्रोहियों ने एक मॉडल को अगवा कर लिया है। मॉडल की उम्र 20 साल है और उनका नाम यमनी इतिसार अल हामदी है। हूती विद्रोहियों ने उन पर बिना हिजाब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाया है और चरित्रहीन कहते हुए अगवा कर लिया है। जानकारी सामने आ रही है कि हूती विद्रोही उस मॉडल का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ही वो उसकी रिहाई पर कोई फैसला लेंगे। रॉयटर्स के एम्नेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी गई है। हिजाब के बिना तस्वीरें खिंचवाने को लेकर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा अगवा की गई 20 वर्षीय मॉडल का जबरन वर्जिनिटी टेस्ट कराया जा सकता है। कोरोना काल लोगों के लिए वाकई काल के समान है। कई लोगों ने अपने करीबी लोगों को इस समय में खो दिया है। वहीं अब भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री संभावना सेठ के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। संभावना के पिता का निधन हो गया है। संभावना के पिता बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिनकी सूचना अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी, जिसके बाद कल शाम उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की है। संभावना सेठ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में लिखा है, आज शाम 5:37 पर संभावना ने कोविड-19 के बाद दिल का दौरा पड़ने से अपने पिता को खो दिया। कृपया उनको अपनी प्रार्थनाओं में जगह देना। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन चाहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के इस साल के स्थगित मैचों का आयोजन यूएई की जगह सितंबर में इंग्लैंड में कराया जाए। पीटरसन का मानना है कि आईपीएल को ब्रिटेन में स्थानांतरित करना निर्णय सबसे अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 14 सितंबर को खत्म होगी और उसके बाद इसके लिए समय होगा। पीटरसन ने कहा, मैंने देखा है कि लोग सितंबर में आईपीएल के बचे हुए मैचों के आयोजन को यूएई में
कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आयोजन इंग्लैंड में होना चाहिए। पीटरसन ने बेटवे के लिए अपने कॉलम में लिखा, इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के बाद थोड़ा समय होगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पहले से ही यहां होंगे, इसके साथ ही इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी उपलब्ध होंगे। दाएं हाथ के 40 साल के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा है कि सितंबर में इंग्लैंड का मौसम क्रिकेट मैचों की मेजबानी के हिसाब से भी अच्छा होगा। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।